वेलकम टू जी प्रेप कम्युनिटी। बच्चों नमस्ते। आज की क्लास में हम एक बहुत ही छोटा लेकिन घना और सोच विचार करने वाला कविता पढ़ने वाले हैं, विलियम ब्लेक की द डिवाइन इमेज। शॉर्ट पॉज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आराम से बैठो, ध्यान रखो और मन खोल कर सुनो। मैं पहले बताऊंगा कि आज आप क्या क्या सीखेंगे, फिर कविता का शीर्षक और बड़ा सवाल पेश करूंगा और फिर एक छोटा सा रोड मैप दूंगा ताकि क्लास की दिशा साफ रहे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लर्निंग गोल्स यानी आज की क्लास के स्पष्ट उद्देश्य। 1. आप कविता का मुख्य विचार यानी सेंट्रल आइडिया समझ पाओगे, ये जान पाना कि मर्सी, पिटी, पीस और लव को ब्लेक किस तरह से दिखा रहा है। यहाँ सेंट्रल आइडिया का मतलब है कविता का मुख्य संदेश। 2. आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ याद करोगे, जैसे मर्सी, पिटी, डिस्ट्रेस, डिवाइन, ड्वेल, ताकि कविता की पंक्तियां आसानी से समझ आए। 3. आप सीखोगे कि ब्लेक ने इन गुणों को कैसे मानवीय रूप, ह्यूमन फॉर्म और दैवी रूप, डिवाइन फॉर्म, दोनों में प्रस्तुत किया है। यह लिटरेरी टेक्निक है जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज अर्थात जो विचार या गुण हैं, को मानवीय रूप दे देना। मैं इसे हिंदी में तुरंत समझाऊंगा जब हम उस लाइन पर पहुंचेंगे। 4. और अंत में आप एक छोटा सा उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर पाओगे जो एग्जाम फ्रेंडली होगा, यानी सीधे, साफ और साक्ष्यों के साथ। अब टाइटल। कविता का नाम है द डिवाइन इमेज। थोड़ा सोचो, डिवाइन यानी जो ईश्वर से जुड़ा है और इमेज यानी रूप या प्रतिबिंब। तो सवाल उभरता है, कैसे मानव गुण, ह्यूमन वर्च्यूज, एक दैवी छवि, डिवाइन इमेज बन सकते हैं? यह आज की हमारी बड़ी प्रश्न है। इसे मैं इस तरह रख रहा हूँ, हाउ कैन ह्यूमन वर्च्यूज बिकम अ डिवाइन इमेज? यानी इंसानी गुण कब और कैसे ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाते हैं। शॉर्ट पॉज। अब एक छोटा सा रोड मैप। हम क्या करेंगे और किस क्रम में? पहले हम पोएम की शुरुआत पढ़ेंगे और उसके प्रमुख लाइंस पर ध्यान देंगे। मैं कुछ पंक्तियां वर्बटिम यानी वैसी ही अंग्रेजी में पढ़ूंगा ताकि वर्डिंग प्रिजर्व रहे। जैसे पहली स्टैंजा की यह पंक्तियां, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस बटा एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट बटा रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। ध्यान से सुनो। फिर हम स्टैंजा वाइज मीनिंग समझेंगे, हर स्टैंजा में क्या कहा गया है और किस शब्द का क्या अर्थ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्लेक ने मर्सी को ह्यूमन हार्ट, पिटी को ह्यूमन फेस, लव को द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन और पीस को द ह्यूमन ड्रेस क्यों कहा। यह हमें पर्सोनिफिकेशन और सिंबलिज्म समझने में मदद करेगा। फिर हम पोएम का सेंट्रल आइडिया कंसोलिडेट करेंगे और एग्जाम फ्रेंडली पॉइंट्स बनाएंगे, शॉर्ट क्रिस्प लाइंस जो किसी उत्तर में लिखने के काम आएंगे। आखिर में हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हल करेंगे, छोटे उत्तर और थोड़े डिटेल्ड आंसर्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब एक छोटा सा अटेंशन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सुनो और सोचो। क्या आप सोचते हो कि जब कोई इंसान में दया, मर्सी और प्यार, लव होते हैं, तो क्या वह व्यक्ति ईश्वर के किसी गुण का प्रतिबिंब हो जाता है? सोचो, सिर्फ सोचो, जवाब मत दो अभी। शॉर्ट पॉज। ठीक है, अब आगे मैं इस विषय पर व्याख्या दूंगा और हम मिलकर इसका उत्तर देखेंगे। एक और बात, पोएम के संदर्भ में हम कुछ इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स यूज करेंगे, जैसे पर्सोनिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, पर मैं हर बार हिंदी में समझाऊंगा ताकि किसी को कंफ्यूजन न रहे। उदाहरण के लिए, जब हम कहेंगे वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, इसका मतलब है ये 4 गुण जो मानव को खुशी देते हैं और जिनके लिए हम विनती करते हैं। और जब पोएम कहती है इज गॉड आवर फादर डियर बटा एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, तब ब्लेक ने एक गहरा संबंध दिखाया है कि ये गुण ईश्वर के हैं और फिर वही गुण मनुष्य में भी हैं। हम यही रिश्ता खोल कर समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
अगली स्लाइड पर हम कविता की पहली स्टैंजा लाइन बलाइन पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ नजदीक से देखेंगे। तैयार रहो, नोट बनाओ और जो भी प्रश्न हो तुरंत पूछो। मीडियम पॉज। नमस्ते बच्चों, आज हम विलियम ब्लेक की जिंदगी और उसके लेखन के बीच का कनेक्शन समझेंगे। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बीच बीच में सोचने के लिए कहूंगा और जो किताब में लिखा है वही बताऊंगा। साथ में मेरी व्याख्या अलग साफ लिख कर दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट पॉज। पाठ्य पुस्तक तथ्य। टेक्स्ट बुक फैक्ट। विलियम ब्लेक लंदन में 28 नवंबर 1757 को पैदा हुए। बचपन में वे ज्यादातर सेल्फ टॉट थे, यानी घर पर पढ़ना लिखना सीखा क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सामान्य स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। 10 साल की उम्र में उन्हें ड्राइंग स्कूल भेजा गया क्योंकि उन्होंने पेंटर बनना चाहा। पर आर्ट स्कूल महंगा पड़ा और इसलिए 1772 में उन्हें एक एंग्रेवर के पास अप्रेंटिस कर दिया गया। एंग्रेविंग के साथ उन्हें गॉथिक स्टाइल का अनुभव मिला, जो बाद में उनके पूरे करियर में प्रेरणा बना रहा। 1779 में उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया, पर वहाँ की पढ़ाई उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे ज्यादा दिन नहीं रहे। ब्लेक ने कैथरीन बाउचर से शादी की। पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1772। उन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना और ड्राफ्ट्समैनशिप सिखाया। कैथरीन ने उनके एंग्रेवर और इलस्ट्रेटर के काम में मदद की। ब्लेक ने 14 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिया। उनकी पहली प्रिंटेड रचना पोएटिकल स्केचेस 1783 में प्रकाशित हुई। 1794 में उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस प्रकाशित किया और फिर उसी साल सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस भी प्रकाशित हुआ। पाठ्य पुस्तक के अनुसार कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं: ऑल रिलीजन्स आर वन, अमेरिका अ प्रोफेसी, यूरोप, द फर्स्ट बुक ऑफ यूराइजन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द सॉन्ग ऑफ लॉस, देयर इज नो नेचुरल रिलीजन। अंत में बहुत सारा क्रिएटिव काम होने के बावजूद उनकी आखिरी साल गरीबी और गुमनामी में बीते। ब्लेक 12 अगस्त 1827 को मरे। अब एक छोटा सा विचार प्रश्न। ब्लेक को बचपन में घर पर पढ़ाया गया और फिर एंग्रेविंग के पास अप्रेंटिस बनाया गया। क्या आप सोचते हैं कि यही अलग तरह की शिक्षा उनके पोएम्स में कैसे दिखेगी? मीडियम पॉज। सोचिए 2 मिनट। अब मैं उत्तर बताती हूँ। टीचिंग व्याख्या। टीचिंग इंटरप्रिटेशन सेल्फ टॉट होना और घर पर सीखना मतलब ब्लेक पर पारंपरिक स्कूल शैली का दबाव कम था, इसलिए उनकी कल्पना, इमेजिनेशन और निजी दृष्टि, पर्सनल विजन विकसित हुई, जो उनकी कविताओं में सिंबॉलिक और विजनरी रूप में आती है। यह व्याख्या है, किताब ने यह सीधे नहीं लिखा। एंग्रेवर के रूप में अप्रेंटिसशिप और गॉथिक स्टाइल का एक्सपोजर बहुत महत्वपूर्ण है। एंग्रेविंग एक विजुअल कला है, यानी ब्लेक शब्दों के साथ साथ चित्र और नक्काशी, एंग्रेव्ड इमेजेस भी बनाते थे। इससे उनकी कविताओं में स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी और सिंबलिज्म आया, जैसे पोएम्स में ह्यूमन फॉर्म डिवाइन जैसी छवि आप देखते हैं। यह भी मेरी व्याख्या है जो पाठ्य पुस्तक के तथ्यों से निकली है। रॉयल एकेडमी में न खुश होना बताता है कि वे पारंपरिक कला शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने अपनी अलग शैली और तकनीक विकसित की। फिर भी यह पाठ्य पुस्तक तथ्य का निकट संबंधित अर्थ है, पर समझ मेरी है। कैथरीन बाउचर की मदद और उनकी शिक्षा देने की बात बताती है कि ब्लेक का काम अक्सर परिवार और सहयोग के माध्यम से हुआ। उनका काम अकेले लेखक आर्टिस्ट का नहीं, बल्कि एक साथ किया गया काम था। यह भी पाठ्य पुस्तक तथ्य प्लस मेरी व्याख्या का मिश्रण है। अब थोड़ा कविताई कनेक्शन। पाठ्य पुस्तक में द डिवाइन इमेज की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। मैं 2 छोटी लाइनें उधार लूंगी, जैसा पाठ्य पुस्तक ने दिया है। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। और एक और छोटी लाइन, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट बट आ पिटी अ ह्यूमन फेस। इन लाइनों में ब्लेक एब्स्ट्रैक्ट गुणों मर्सी, पिटी, पीस, लव को ह्यूमन रूप देता है। यह ह्यूमनाइजेशन या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं।
अब सोचिए, एक कलाकार जो छवियां बनाना जानता है, वह एब्स्ट्रैक्ट गुणों को इतनी स्पष्ट मानवीय तस्वीर क्यों देता है? शॉर्ट पॉज। समझाइए। एंग्रेविंग और चित्रकारी की आदत के कारण ब्लेक एब्स्ट्रैक्ट विचारों को रूप दे पाता था। वह शब्दों के साथ इमेजेस भी बनाता और इसलिए उनकी पोएम्स बहुत दृश्यात्मक, सिंबॉलिकली रिच होती हैं। इसी वजह से उनकी कविताएं लगभग सरल दिखती हैं, पर अंदर कई स्तर के अर्थ होते हैं। यह पाठ्य पुस्तक भी कहती है, apparently simple and lucid, the poems deal with complex issues. Most of the poems have several levels of meaning expressed in a language of symbolic integrity. यह वाक्य पाठ्य पुस्तक का है और इसका मतलब मेरी भाषा में बाहर से सरल लगने के बावजूद ये कविताएं बहुत गहरी और प्रतीकात्मक हैं। अंत में एक EXAMFRINDLY नोट। अगर पूछें ब्लेक की शिक्षा और उसकी कविता पर प्रभाव, कहिए सेल्फ टॉट बैकग्राउंड, एंग्रेविंग अप्रेंटिसशिप, गॉथिक इन्फ्लुएंस और बाहरी संस्थाओं, रॉयल एकेडमी से असंतोष, इन सब का मिलकर ब्लेक की विजनरी और सिंबॉलिक शैली को जन्म दिया। यह उत्तर सीधे पाठ्य पुस्तक के तथ्यों पर आधारित है और मेरी व्याख्या से मजबूती मिलती है। अब छोटी सी रिवाइज। पाठ्य पुस्तक तथ्य और मेरी टीचिंग इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिखे गए हैं, पर दोनों साथ पढ़े ताकि ब्लेक को कवि और चित्रकार दोनों के रूप में समझ सके। लॉन्ग पॉज। अच्छा, अगली बार हम पोएम्स में सिंबल और इमेजरी के और उदाहरण देखेंगे। तब हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का विचार ब्लेक की पूरी सोच में काम करता है। तैयार रहिए। आज हम पोएम का पहला स्टैंजा लाइन बाय लाइन पढ़ते और समझते हैं। पहले स्टैंजा ये है, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। शॉर्ट पॉज। सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं, स्टैंजा का मतलब होता है एक छोटा पैराग्राफ या वर्स ऑफ अ पोएम, एक ग्रुप ऑफ लाइंस। ये पहला स्टैंजा 4 लाइंस का है। अब हम हर लाइन को हिंदी में पैराफ्रेज करेंगे और उसके मूड और मीनिंग समझाएंगे। मेन सिंपल हिंग्लिश में बोलूंगा और एग्जाम फ्रेंडली फ्रेजिंग दूंगा। लाइन 1, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। पैराफ्रेज, हिंग्लिश मर्सी, पिटी, पीस और लव के पास, मतलब पोएटी में ब्लेक अन 4 क्वालिटीज को नाम दे रहा है। मर्सी, दयालुता या क्षमा, पिटी, दया, सहानुभूति, पीस, शांति और लव, प्रेम। ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज है, यानी गान, भाव, जो इंसान की अच्छाई दिखाते हैं। ब्लेक इनको ऐसे बुला रहा है जैसे ये कोई व्यक्ति हो जिसे हम पुकारते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा गिर जाता है और कोई उसे माफ कर देता है, वही मर्सी, क्षमा। जब कोई रो रहा हो और आप उसकी हालत समझकर साथ बैठकर उसकी दर्द महसूस करो, वही पिटी, सहानुभूति। जब घर में झगड़े खत्म हो और सब शांत हो, पीस। और जब कोई सच्चे दिल से चिंता करता है, प्यार दिखता है, लव। लाइन 2, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। पैराफ्रेज, हिंग्लिश, सब लोग जब दुखी या मुसीबत में होते हैं तो इनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब है मुसीबत, दुख, ट्रबल, जब इंसान परेशान होता है। ऑल प्रे, हर कोई, चाहे बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, दुख में इन क्वालिटीज को पुकारता है। ब्लेक ये कह रहा है कि जब इंसान तकलीफ में होता है, वो इन वर्च्यूज की तरफ झुकता है। क्लासरूम एग्जाम्पल, सोचो एक परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई। पूछा जाता है, हु डू वी प्रे टू? लॉग मर्सी, मेडिकल हेल्प, शांति और प्यार के लिए दुआ करते हैं। डॉक्टर की मदद के लिए मर्सी, दर्द कम करने के लिए पिटी, घर में शांति के लिए पीस और हिम्मत दीन के लिए लव। पॉज क्वेश्चन, सोचो थोड़ा, क्या ब्लेक का मतलब ये है कि लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन या भगवान के पास जाते हैं? मीडियम पॉज, सोचो 10 सेकंड। शॉर्ट पॉज, जवाब और रीजनिंग। ब्लेक यहाँ यूनिवर्सल बात कर रहा है। ऑल प्रे का मतलब है सब इंसान, ना कि सिर्फ एक धर्म के लोग। जब इंसान तकलीफ में होता है, वो मर्सी, पिटी, पीस, लव की तरफ अट्रैक्ट होता है,
धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इंसान की जरूरतें आम है। इसलिए ये लाइन ह्यूमन कंडीशन पे जोर देती है। सफरिंग पार सब एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। लाइन 3, एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट पैराफ्रेज, हिंग्लिश और इन वर्च्यूज ऑफ डिलाइट के पास अब एक छोटा सा वर्ड क्लैरिफाई करते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है गुण या अच्छाई, और ऑफ डिलाइट का मतलब है जो सुख या आनंद देते हैं या जिनसे दिल को खुशी मिलती है। यानी ब्लेक कह रहा है कि मर्सी, पिटी, पीस और लव ऐसे गुण हैं जो इंसान को खुशी देते हैं। लोग इनकी तरफ प्रकृत रूप से झुकते हैं क्योंकि ये दिल को राहत और सुकून देते हैं। एग्जाम फ्रेंडली नोट, वर्च्यूज ऑफ डिलाइट एक लिटरेरी एक्सप्रेशन है। ये बताता है कि ये वर्च्यूज ना सिर्फ मॉरल वैल्यूज है बल्कि इमोशनल कंफर्ट भी देती है। लाइन 4, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। पैराफ्रेज, हिंग्लिश फिर वो लॉग इन गुणों को अपनी कृतज्ञ भावना वापस करते हैं। यहाँ रिटर्न मतलब देना, ग्रैटिट्यूड वापस करना। जब आपको मर्सी, पीटी, पीस या लव मिलता है, जब आप मुसीबत में होते हो तो आप थैंकफुल हो जाते हो, आप शुक्रगुजारी दिखाते हो। ये शुक्रिया दिखाना हो सकता है दुआ करके, अपना बिहेवियर बदल के, दूसरों की मदद करके या दिल से कृतज्ञता महसूस करके। एवरीडे एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी मदद की जब आप पैसे खो बैठे, आप उस इंसान से बोलते हो थैंक यू या उसकी मदद का बदला दूसरे को मदद करके देते हो, ये रिटर्न ऑफ थैंकफुलनेस है। ब्लेक यहाँ कह रहा है कि इंसान जब इन क्वालिटीज से लाभ उठता है तो वो उनका शुक्रिया अदा करता है। शॉर्ट पॉज, छोटा समिंग अप, एग्जाम फ्रेंडली इस स्टैंजा का सेंट्रल थॉट, जब भी इंसान दुख में होता है वो मर्सी, पिटी, पीस और लव की तरफ प्रार्थना करता है। फिर जब उसको ये क्वालिटीज मिलती है तो वो अपनी कृतज्ञ भावना, थैंकफुलनेस वापस कर देता है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन रिएक्शन को दिखता है। एक और छोटा प्रैक्टिकल सवाल आप खुद सोचिए, अगर आपने किसी से मदद ली तो आप कैसे रिटर्न देयर थैंकफुलनेस कर सकते हो? बस शब्दों से नहीं, एक्शन से। शॉर्ट पॉज, सोचो फिर बताओ। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ब्लेक कैसे ये वर्च्यूज को गॉड और मन से जोड़ता है। लेकिन अभी के लिए याद रखना, मर्सी, पिटी, पीस, लव ये वो वैल्यूज है जिनके पास हम दुख में जाते हैं और उनको पाने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों, पहले मैं स्टैंजा पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और फिर हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। शॉर्ट पॉज, फॉर मर्सी, पिटी, peace and love is God, our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care। अब चलो एक एक लाइन लेकर समझते हैं। पहले लाइन, for mercy, pity, peace and love। यहाँ ब्लेक ने 4 गुणों का नाम लिया, mercy, दया, pity, हृदय शक्ति दया सहानुभूति, peace, शांति और love, प्रेम। ये शब्द अंग्रेजी में है पर अर्थ सरल है, सब इंसानियत और नैतिकता के गुण हैं। ब्लेक दोहराता है यही शब्द अगली लाइन में भी। यह रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति है, एक लिटरेरी टर्म। हिंदी में कहें तो शब्दों को दोहराकर एम्फसिस देना। शॉर्ट पॉज, दूसरी लाइन, इज गॉड आवर फादर डियर। यहाँ ब्लेक कहता है कि ये 4 गुण ही हैं, गॉड। ध्यान से, वह इज गॉड आवर फादर डियर कहकर इन गुणों को ईश्वर के रूप में दिखा रहा है। फादर डियर का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल पिता नहीं, बल्कि एक प्यारा, करुणामयी पिता, एक ऐसा स्रोत जो प्यार और संरक्षण देता है। यह मेटाफोर है, एक लिटरेरी टर्म जिसका अर्थ है किसी चीज को दूसरी चीज के रूप में दिखाना ताकि भाव साफ आए। ब्लेक कहता है कि दया, सहानुभूति, शांति और प्रेम यही ईश्वर के स्वभाव हैं। ईश्वर का प्यार, उसकी दया, उसकी शांति। इसलिए फादर डियर, प्यारा पिता जो कोमलता और देखभाल का प्रतीक है। अब तीसरी और चौथी लाइन, एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। यहाँ वही ज्यों की त्यों 4 गुण फिर से लिए गए हैं और कहा गया कि वे मानव भी हैं। ब्लेक ने एक ही गुणों को 2 बार रखा, पहले ईश्वर के रूप में, फिर मनुष्य के रूप में। इज मैन,
हिज चाइल्ड एंड केयर, यहाँ हिज का संदर्भ गॉड से है, यानी मनुष्य भगवान का बच्चा और भगवान की देखभाल है, बोथ बिलवेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाइल्ड एंड केयर का मतलब है मनुष्य न केवल ईश्वर का प्रिय है बल्कि ईश्वर की चिंता, ईश्वर की जिम्मेदारी भी है। यह दर्शाता है एक पारस्परिक रिश्ता। ईश्वर ने मानव की संतान की तरह चिंता की और मानव में वही गुण है जो ईश्वर में है। शॉर्ट पॉज, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइस काम कर रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर यानी समांतर संरचना। ब्लेक ने लाइन 1 और 3 को बिल्कुल एक जैसा रखा, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, और लाइन 2 और 4 में स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है, इज गॉड आवर फादर डियर और इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। इस तरह की समानता से कविता में ताल और संतुलन बनता है। हम इसे अंग्रेजी में पैरेललिज्म कहते हैं, हिंदी में कहें तो सांरूप्य या समानावृत्ति। यह दिखाता है कि ब्लेक इन दोनों को बराबर महत्व दे रहा है। जो गुण ईश्वर में है वही गुण मनुष्यों में भी हैं। अब थोड़ा सोचो, एक छोटा सा सवाल, मन ही मन सोचो और 2 सेकंड रुको। ब्लेक क्या कह रहा है? क्या वह यह कहना चाहता है कि मनुष्य और ईश्वर एक ही हैं? मीडियम पॉज, सोच लिया? अब बताता हूँ। यह मिसकंसेप्शन हो सकती है कि ब्लेक लिटरल मतलब कह रहा है गॉड मैन, जैसे गणितीय बराबरी। पर एक्सट्रैक्ट और पोएम की समरी बताती है कि ब्लेक आदर्श रूप में कह रहा है ये गुण दोनों में समान रूप से विद्यमान है। अर्थ यह है कि जब मर्सी, पिटी, पीस, लव किसी मनुष्य में मौजूद होते हैं तो उस मनुष्य के अंदर ईश्वर का स्वरूप भी निवास करता है, आध्यात्मिक और नैतिक समानता। कविता का एम्फेसिस है गुणों पर, न कि फ्लैश एंड ब्लड आइडेंटिटी पर। यानी मतलब यह नहीं कि ब्लेक कह दे रहा है कि भगवान शारीरिक रूप से इंसान है, बल्कि वह कह रहा है कि मानवीय गुण ही ईश्वर के गुण हैं। इस प्रकार हम ईश्वर को जानते हैं। यह एक बिंदु है जिसे एग्जाम में साफ लिखना चाहिए। ब्लेक ट्रीट्स क्वालिटीज एज बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन। दोनों पहलू एक जैसे हैं क्योंकि स्रोत और प्रतिबिंब समान है। यह वाक्य अंग्रेजी एग्जाम फ्रेंडली फ्रेज भी है। अब एक सादा कंपैरिजन बताता हूँ। सोचो, एक कमरे में लाइट है और उस लाइट का प्रतिबिंब शीशे पर पड़ता है। लाइट खुद स्रोत है, ठीक वैसा ही जैसे ब्लेक का गॉड। शीशे पर पड़ा प्रतिबिंब वही रोशनी दिखाता है, पर वह स्रोत की तरह नहीं, पर उसकी उपस्थिति दिखाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य में मर्सी, पिटी, पीस, लव ईश्वर की रोशनी का प्रतिबिंब है। यह कंपैरिजन सिंपल है और पोएम के सेंट्रल आइडिया से मेल खाता है कि वही गुण दोनों जगह है। अंत में एग्जाम फ्रेंडली समरी, 3 बिंदु याद रखो। 1, ब्लेक दोहराते हुए बताता है कि मर्सी, पिटी, पीस, लव ईश्वर के गुण हैं, इज गॉड आवर फादर डियर। 2, वही गुण मनुष्य में भी निवास करते हैं, इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। इससे मनुष्य और ईश्वर का नैतिक रिश्ता बनता है। 3, पैरेलल स्ट्रक्चर और रेपिटेशन से ब्लेक दोनों को बराबरी पर रखता है। यही पोएम का मुख्य संदेश है। शॉर्ट पॉज, एक छोटा मिसकंसेप्शन चेक फिर से। याद रहे, ब्लेक का अर्थ धार्मिक डॉक्ट्रिन तय करना नहीं, बल्कि मानवीय गुणों के माध्यम से ईश्वर की पहचान बताना है। बात समझी? अब अगले स्टैंजा में ब्लेक बताएगा कि कैसे मर्सी का दिल है, पिटी का चेहरा है। हम वही लाइंस भी देखेंगे। लॉन्ग पॉज। ठीक है बच्चों, आज तीसरे स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समझेंगे, बहुत धैर्य और ध्यान से। पहले मैं स्टैंजा की 4 लाइन जरूरत के लिए पढ़ दूंगा। For mercy has a human heart, pity a human face, and love, the human form divine, and peace, the human dress. Short pause. अब पहले थोड़ा सोचो, अपने दिल से सोचो। जब कोई बहुत दयालु हो, आप किस अंग से उसकी दया महसूस करते हो? कुछ सेकंड सोचो। शॉर्ट पॉज, लिखकर मत देखो, बस अपने मन में सोचो। शॉर्ट पॉज, बिल्कुल, हम अक्सर दिल से दया, कंपैशन महसूस करते हैं। ब्लेक यहाँ यही कहता है, पर साहित्यिक तरीके से। चलो लाइन दर लाइन समझते हैं।
1. For mercy has a human heart. यहाँ mercy यानी दया को ब्लेक ने human heart यानी मानव हृदय दे दिया है। यह लिटरल नहीं है। दया किसी व्यक्ति का बाहरी अंग नहीं हो सकती, यह एक मेटाफोर है। इंग्लिश शब्द मेटाफोर का मतलब है रूपक। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को किसी कॉन्क्रीट चीज से जोड़ते हैं ताकि समझ आसान हो। यहाँ मर्सी को दिल देने से ब्लेक कहता है कि दया का मूल उसकी भावना हमारे दिल में रहती है, वह सेंटर ऑफ फीलिंग है। परीक्षा टिप: अगर प्रश्न पूछे कि मर्सी को किस अंग से जोड़ा गया है तो छोटा उत्तर हार्ट, बिकॉज ब्लेक लिंक्स मर्सी विद द सीट ऑफ फीलिंग। हिंदी: कारण दया भावों के केंद्र से जुड़ी हुई है। 2. पिटी अ ह्यूमन फेस। अब पिटी यानी सहानुभूति को ह्यूमन फेस बताया गया है। चेहरा वह हिस्सा है जिसे हम देखते हैं। चेहरे से इमोशन झलकते हैं, आंखें, हाव भाव, एक्सप्रेशन। ब्लेक कहना चाहता है कि सहानुभूति दिखाई देती है, दिखती है, लोगों के चेहरे पर कंपैशन का रूप आता है। यह भी पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट गुण को इंसानी रूप देना। इंग्लिश टर्म पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन डॉट। यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं है। सहानुभूति के पास असल में चेहरा नहीं होता, पर चेहरा उसे रिप्रेजेंट करता है। 3. एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। यह सबसे खास लाइन है। लव यानी प्रेम को ब्लेक ने द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन कहा, यानी प्रेम वह मानव रूप है जो दिव्य भी है। थोड़ा ध्यान से, ब्लेक की पोअम का मुख्य तर्क यही है कि ये 4 गुण न सिर्फ मनुष्यों में है, बल्कि वही गुण भगवान के स्वरूप भी हैं। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब है मानव रूप पर ईश्वरत्व का प्रतिबिंब, यानी लव में इंसानी और दैवी दोनों गुण समाहित है। यह वाक्य भी मेटाफोरिकल है। प्रेम को एक पूरा स्वरूप दे दिया गया है ताकि हम इसे पूजा या आदर कर सकें। परीक्षा टिप: इस लाइन में डिवाइन का अर्थ याद रखना, कनेक्टेड विद गॉड यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ। 4. एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। यह पतरंगी है। पीस यानी शांति को ब्लेक ने ह्यूमन ड्रेस कहा। ड्रेस यानी वस्त्र जो शरीर को ढकता है। क्यों ड्रेस? क्योंकि शांति वह बाहरी शालीनता और व्यवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार पर दिखाई देती है। यह बाहरी आवरण बनकर दूसरों को प्रभावित करती है। शांति इंटरनल लव या मर्सी का विजिबल रूप हो सकती है। इसलिए ब्लेक कहता है कि पीस इज लाइक द ड्रेस दैट अ ह्यूमन बीइंग वेयर्स। फिर से लिटरल नहीं, शांति का कोई कपड़ा नहीं होता, यह सिंबल है। मीडियम पॉज। अब छोटे से बोर्ड डायग्राम का वर्णन दूं। जब मैं यह क्लास में लिखता तो ऐसे बनाता: एक बाएं ऊपर एक बड़ा दिल, लेबल मर्सी, ह्यूमन हार्ट। 2 दिल के दाहिने पास एक चेहरा, ओवल विथ आईज एंड माउथ, लेबल पिटी, ह्यूमन फेस। 3 दिल और चेहरे के बीच थोड़ा नीचे एक पूरा मानव आकृति, लेबल लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, ऊपर लिखें डिवाइन कनेक्टेड विद गॉड। 4 मानव आकृति के ऊपर एक कोट कपड़ा का स्केच, लेबल पीस, ह्यूमन ड्रेस। इस डायग्राम में एरोज दिखाओ, मर्सी हार्ट, एरो, पिटी फेस, लव फुल फॉर्म, पीस ड्रेस। नीचे छोटा नोट लिखो, ये सब रूपक मेटाफोर्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमन फीचर्स। शॉर्ट पॉज। अब एक प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट। तुम लोग कक्षा में 2 मिनट में लिखो। लिखित ए, एक वाक्य में बताओ मर्सी हार्ट का क्या मतलब है। बी, एक वाक्य में बताओ पिटी फेस क्यों कहा गया। सी, लव को ह्यूमन फॉर्म डिवाइन कहना का एक एक्सप्लेनेशन दो। डी, पीस को ह्यूमन ड्रेस कहना का अपना छोटा उदाहरण दो, यानी किसी रियल लाइफ सिचुएशन बताओ जहां शांति ड्रेस की तरह दिखती हो। समय 3 मिनट। मैं बाद में एक एक जवाब छांट कर पढ़ूंगा। मीडियम पॉज। अंत में एक छोटा नोट, ये सारे चित्र और बोल मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन हैं, ताकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ जाए। परीक्षा के लिए याद रखो,
अगर कोई पूछे Why are these metaphors and not literal? उत्तर सटीक और छोटा रखें। Because mercy, pity, love, peace are abstract virtues, they cannot literally have heart, face, form, or dress. Blake uses personification to make them visible and relatable. हिंदी में भी लिख लो। ठीक है, अब तुम लोग लिखो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। लॉन्ग पॉज। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चौथी स्टैंजा को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझेंगे। ध्यान से सुनो, मैं हर लाइन का अर्थ, उसकी भावना और एग्जाम फ्रेंडली जवाब बताऊंगा। शॉर्ट पॉज। पहली लाइन, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम। यहाँ एवरी मैन को सिर्फ मर्द नहीं समझना, ब्लेक का मतलब है हर इंसान, हर व्यक्ति। पुराने साहित्यिक इस्तेमाल में मन का अर्थ होता है मैनकाइंड यानी पूरी ह्यूमन रेस। इसलिए एग्जाम में लिखो एवरी मैन हर इंसान, ह्यूमैनिटी। ऑफ एवरी क्लाइम, यहाँ क्लाइम का मतलब है रीजन, जगह या क्लाइमेट, मतलब हर देश, हर इलाका, हर पर्वता, सहारा या शहरी जगह। सिंपल शब्दों में ब्लेक कह रहा है कि ये बात सिर्फ एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं, ये यूनिवर्सल, सब पर लागू होती है। इंग्लिश टर्म यूनिवर्सल सार्वभौमिक, एक्सप्लेन इन हिंदी डॉट। दूसरी लाइन, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, प्रेज मतलब दुआ या प्रार्थना, लेकिन ब्लेक चाहते हैं कि हम समझे ये केवल मस्जिद या मंदिर की दोहा नहीं। जब इंसान दुख, तकलीफ या परेशानी में होता है तो वो किसी भी रूप में सहारा ढूंढता है। डिस्ट्रेस का अर्थ है कष्ट, पीड़ा, मुश्किल। एग्जाम में आंसर, पीपल प्रे टू वर्च्यूज व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस, आई इन सॉरो और ट्रबल। यहाँ एक छोटी सी थिंकिंग एक्टिविटी, सोचो अगर तुम खुद कभी परेशान हुए हो तो क्या तुम किसी अच्छाई, किसी इंसानियत या किसी ऊपरवाले से मदद की उम्मीद करते हो? मीडियम पॉज। अब सोचो और एक लाइन में लिखो। शॉर्ट पॉज। तीसरी लाइन, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब है इंसानी रूप जो देवता जैसा है, यानी वो अच्छाइयाँ, वर्च्यूज जो एक इंसान में भगवान समान दिखती है। ब्लेक पूरे कविता में कह रहा है कि मर्सी, पिटी, पीस और लव ना सिर्फ देवता की क्वालिटीज है बल्कि ह्यूमन फॉर्म में भी इनका रूप होता है। जब लोग तकलीफ में दुआ करते हैं तो वे इन वर्च्यूज को ही पुकारते हैं, क्योंकि ये वर्च्यूज हाय सचमुच में इंसानी रूप में देवता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लाइन को एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, He prays to the human form divine, i.e. to the divine qualities embodied in humans. चौथी लाइन, love, mercy, pity, peace। यहाँ ब्लेक ने वर्च्यूज को दोबारा गिना और ये याद दिलाया। ध्यान दो कि ऑर्डर थोड़ा बदल गया है। पहले स्टैंजा में पहले मर्सी आती थी, अब लव को पहला रखा गया है। क्या? इस रेपिटेशन का मकसद दो चीजें हैं। पहला, रीइंफोर्समेंट, पोएट चाहते हैं कि ये 4 गुना याद रहे। दूसरा, ये एक रिफ्रेन या पोएटिक डिवाइस है। रेपिटेशन, पुनरावृत्ति या रिफ्रेन, दोहराव से कविता का ध्वनि और भाव मजबूत होता है। इंग्लिश टर्म रेपिटेशन, पुनरावृत्ति, रिफ्रेन, दोहराव दोनों को हिंदी में समझा दिया डॉट। एग्जाम में बोला जा सकता है, द रेपिटेशन एम्फसाइजेस द सेंट्रल मोरल यूनिवर्सैलिटी ऑफ दीज वर्च्यूज। अब थोड़ा और गहराई से यूनिवर्सैलिटी और आइडेंटिटी। यूनिवर्सैलिटी, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम से पता चलता है कि ब्लेक कहते हैं ये क्वालिटीज सभी मानसिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं के ऊपर है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और, जब दुख हो तो वो प्यार, दया, शांति और एहसास को पुकारेगा। आइडेंटिटी, ब्लेक की सोच के मुताबिक असली इंसानी पहचान, आइडेंटिटी इन गुणों से बनती है। इंसान की पहचान उसके धर्म, रैंक या जहां से उसका संबंध नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, दया और प्रेम से होती है। अगर तुम पिछले 2 लाइंस को जोड़ो तो मिलता है, लोग अपनी पहचान धर्म से ज्यादा इन वर्च्यूज से बनाते हैं। 2 रोजमर्रा के उदाहरण, 1, माँ और बच्चा।
जब बच्चा चोट लगता है और रोता है, माँ उससे गले लगाकर दर्द मिटती है। ये पिटी और मर्सी का रूप है। भले ही माँ किसी अलग धर्म की हो, उसकी दया हर बच्चे के लिए सेम होती है। 2. फ्लड रिलीफ एग्जाम्पल। जब बारिश या बाढ़ आती है और पड़ोसी अपना खाना और कपड़ा शेयर करता है, ये लव और पीस की आधारित इंसानी पहचान है। इसमें धर्म या जाति का कोई सवाल नहीं। अब एक छोटा सवाल तुमसे, सोचो और बताए, अगर एक दूसरा व्यक्ति जो तुमसे अलग धर्म का हो मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करे, तो क्या तुम उसे भगवान का रूप समझोगे? मीडियम पॉज, सोचो 2 मिनट, फिर डिस्कस करो. इसका जवाब ब्लेक कहता है, जहाँ मर्सी, लव, पिटी और पीस है, वहाँ हाई गॉड भी रहता है। मतलब इंसानी कर्म ही देवनुभूति है। एंड में एग्जाम फ्रेंडली लाइन, दिस स्टैंजा टेल्स अस दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ एवरी रीजन, व्हेन इन डिस्ट्रेस, prays to the divine qualities embodied in humans, love, mercy, pity, peace, showing the universality of these virtues and that human identity is defined by these qualities, not by religion or region. Short pause, थोड़ा सा सौंदर्य। पोम का ये हिस्सा हमें सिखाता है, दयालु बनो, प्रेम दिखाओ, शांति का व्यवहार रखो, तभी हम सचमुच में ह्यूमन फॉर्म डिवाइन बनेंगे। आइए अब 5वीं स्टैंजा यानी 5वां पद्यांश को एक एक लाइन पढ़कर समझते हैं। मैं हर लाइन पढ़ूंगा, फिर आसान हिंदी में समझाऊंगा। शॉर्ट पॉज, पहली लाइन, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। यहाँ लाइन, पंक्ति का अर्थ है कविता की एक पंक्ति। ब्लेक कह रहा है कि एंड ऑल यानी सारे लोग, हर मनुष्य को द ह्यूमन फॉर्म से प्रेम करना चाहिए। मस्ट एक तरह की मजबूरी या कर्तव्य बताता है, यानी यह सिर्फ एक सलाह नहीं, वह एक नैतिक आवश्यकता जैसा दिखाता है। द ह्यूमन फॉर्म का मतलब सिर्फ बाहरी रूप नहीं है। पिछली स्टैंजा में ब्लेक ने मर्सी, पिटी, पीस और लव को ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन फेस, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन और ह्यूमन ड्रेस कहा था। तो यहाँ वह कह रहा है, हमें पूरे मानव रूप मतलब इंसानियत, मानवीय गुण, मानवीय गरिमा से प्रेम करना चाहिए। परीक्षा में आप लिख सकते हैं, यह पंक्ति मानवीय गरिमा और सहानुभूति का सार्वभौमिक प्रेम मांगती है। शॉर्ट पॉज, दूसरी लाइन, इन हीदन, टर्क और जू, यह पंक्ति थोड़ा सा हिस्टोरिकल शब्दावली इस्तेमाल करती है। पाठ्य पुस्तक ने इन शब्दों की परिभाषा दी है। हीदन उन लोगों के लिए प्रयोग जो प्राचीन संदर्भ में मुख्य धर्मों जैसे ईसाई, यहूदी, मुसलमान से अलग माने जाते थे। आज हम नॉन बिलीवर या अन्य धर्मों के अनुयायी जैसे शब्द अधिक सभ्य तरीके से बोलते हैं। टर्क यहाँ ऐतिहासिक रूप से एक मुस्लिम, खासकर ऑटोमन सम्राट के विषय का उल्लेख है। यह ब्लेक के समय की संदर्भ भाषा है। जू यहूदी, जिनकी पारंपरिक धर्म परंपरा यहूदी धर्म है। आधुनिक भाषा में सम्मान पूर्वक बताइए, ब्लेक अलग अलग धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान वाले लोगों का उदाहरण दे रहा है। हीदन, टर्क, जू, ताकि वह यह बोले, प्यार और मानवता की भावना किसी भी धर्म या समुदाय पर निर्भर नहीं करती। अर्थात यहाँ समावेशिता, इंक्लूसिवनेस का संदेश है। आप कह सकते हैं, जहाँ तक ब्लेक का सवाल है, सभी धर्मों और संस्कृति के लोग प्रेम के अधिकारी हैं। मीडियम पॉज, अब अगली लाइन, वे मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, वे मतलब जहाँ। मर्सी, लव एंड पिटी ये वही गुण हैं जिनका पूरा पाठ्यांश थी। ड्वेल का अर्थ है लिव या रीसाइड यानी निवास करना, स्थायी रूप से होना। पाठ्य पुस्तक ने भी ड्वेल, लिव, रीसाइड दिया है। यहाँ ब्लेक कह रहा है कि जहाँ दया, प्रेम और करुणा रहते हैं, मतलब जहाँ लोग इन गुणों को अपनाते हैं, अपने व्यवहार में दिखाते हैं, वहाँ कुछ खास होता है। ध्यान दे कि इस पंक्ति में पीस शब्द नहीं आया, पर पूरा भाव वही है कि ये मानवीय गुण जब मनुष्यों में बसे हुए हों, तो वे एक दिव्य उपस्थिति का संकेत होते हैं। इस पर सोचिए, पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी अजनबी से मिलते हैं
और वह बहुत दयालु है, तो क्या आप कहेंगे कि उस व्यक्ति में दया बस एक गुण है या कुछ उससे बढ़कर? शॉर्ट पॉज, सोचिए। अब जवाब, ब्लेक का मानना है वह कुछ उससे बढ़कर है। वह तभी हम डिवाइन यानी ईश्वरीय उपस्थिति महसूस कर पाते हैं। अंतिम लाइन, Their God is dwelling too। यहाँ ब्लेक निष्कर्ष निकालता है, जहाँ मर्सी, लव और पिटी रहते हैं, वहाँ गॉड भी रहता है। गॉड को समझने का तरीका पाठ्य पुस्तक ने बताया है। ब्लेक का तर्क यह है कि ये गुण स्वयं ईश्वर की प्रकृति हैं, इसलिए जब ये गुण मौजूद हैं, तो ईश्वर का निवास भी हो जाता है। आधुनिक सम्मानजनक व्याख्या दें तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल एक निश्चित धार्मिक नाम पर अमल करो, बल्कि जहाँ भी मानवता, करुणा और प्रेम का व्यवहार होता है, वह जगह आध्यात्मिक और पवित्र होती है। यह सार्वभौमिक नैतिक शिक्षा है कि ईश्वर का असली घर इंसान के दिल में है, न कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की इमारतों में। प्रयोगात्मक उदाहरण, किसी मुसलमान, यहूदी, हिंदू या किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति ने जो करुणा दिखाई, जैसे भूखे को खाना खिलाना, घायल की मदद करना, ब्लेक के अनुसार वह कर्म ईश्वर सभ्यता का भाग है। इसलिए कविता की यह पंक्ति मानवता के प्रति सकल समावेशी प्रेम सिखाती है। Exam friendly line to remember, Blake's fifth stanza teaches universal love. All must love the human form, across heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, there God dwells too। आप इसे एक सेंटेंस में नोट कर सकते हैं। अंत में एक सम्मानजनक स्पष्टीकरण, ब्लेक के शब्दों में कुछ पुरानी ऐतिहासिक शब्दावली है। आज के भाष्य में हम इन्हें निंदात्मक नहीं बल्कि उदाहरणार्थ समझते हैं। कविता का मूल संदेश है समावेशिता और मानवीय सद्गुणों की पवित्रता। लॉन्ग पॉज, ठीक है। अब अगली बार इन पंक्तियों से एक छोटा उत्तर लिखकर लाना। 2-3 पंक्तियों में बताइए कि where mercy, love and pity dwell का क्या अर्थ है और वह क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्ते बच्चों, आइए जल्दी से आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। हम पहले विजुअल वोकैब्युलरी कवर करेंगे, फिर संक्षेप समरी को एक एक वाक्य के हिसाब से खोल कर समझेंगे। शॉर्ट पॉज, सबसे पहले कठिन शब्द, आसान हिंदी मतलब और एक छोटा उदाहरण। ध्यान से सुनिए और खुद से एक लाइन जवाब सोचने की कोशिश करिए। 1. मर्सी मतलब दया, क्षमाशीलता। उदाहरण, जब गुरु ने गलती पर उसे माफ किया तो उसने मर्सी दिखाई। 2. पिटी मतलब सहानुभूति, करुणा। उदाहरण, बूढ़े आदमी की हालत देखकर मुझे पिटी हुई। 3. डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ, दुहक, संकट। उदाहरण, बाढ़ के समय लोग बहुत डिस्ट्रेस में थे। 4. डिवाइन मतलब ईश्वरीय, परमात्मा से जुड़ा हुआ। उदाहरण, मंदिर का वातावरण बहुत डिवाइन लगता है। यहाँ लिटरेरी टर्म है, डिवाइन का अर्थ ईश्वर से जुड़ा हुआ बताता है। 5. हीदन मतलब ऐसे लोग जो मुख्य धार्मिक समुदायों से नहीं जुड़े, कभी कभी अनजान या अलग धार्मिक समूह के लोग। उदाहरण, पुराने समय की किताबों में हीदन शब्द का इस्तेमाल अलग विश्वास वाले लोगों के लिए हुआ करता था। 6. टर्क मतलब तुर्क, ऐतिहासिक रूप से ओटोमन साम्राज्य के मुसलमान लोग, यहाँ सामान्य रूप से एक मुस्लिम समुदाय का उदाहरण। उदाहरण, कवि इन हीदन, टर्क और जू में अलग अलग समुदायों का हवाला देता है। 7. जू मतलब यहूदी, जो परंपरागत रूप से जुडाइज्म धर्म से आते हैं। उदाहरण, बाइबल और तोरा में गूविश परंपराओं का जिक्र मिलता है। 8. ड्वेल मतलब रहना, निवास करना, वास होना। उदाहरण, वह गांव में ड्वेल करता है। हर शब्द का मतलब अब दिमाग में रखिए। एक छोटा सा अभ्यास, सोचिए डिस्ट्रेस में हम किसे याद करते हैं? थोड़ी देर सोचिए। शॉर्ट पॉज, जवाब मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यही कविता कहती है। अब आगे बढ़ते हैं। मीडियम पॉज,
अब समरी को वाक्य दर वाक्य खोल कर समझते हैं। मैं हर मूल वाक्य बताऊंगा, फिर उसे आसान हिंग्लिश में 2-4 लाइनों में फिर से कहूंगा। मूल वाक्य 1, ब्लेक्स पोएम द डिवाइन इमेज ट्रीट्स द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव एज बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन एंटिटीज। सरल में ब्लेक कहना चाहते हैं कि मर्सी, पिटी, पीस और लव कोई ठोस चीज नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज यानी गुण है। पर कविता उन्हें 2 तरीके से दिखाती है, कभी वो ईश्वर जैसी डिवाइन है और कभी इंसान जैसी ह्यूमन। मतलब वो गुण भगवान का रूप भी हैं और एक इंसान के रूप में भी दिखते हैं। मूल वाक्य 2, In times of pain and suffering it is to these qualities that we pray, and in turn, acknowledge our gratefulness to them for having blessed us with their presence in our beings when we needed them the most as the very embodiment of God. सरल में, दुख में लोग किसको याद करते हैं? कविता कहती है हम मर्सी, पिटी, पीस और लव को ही पूजते हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं। और जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं, तो हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये जैसे खुद भगवान का रूप बनकर हमारे पास आते हैं। यहाँ एम्बॉडीमेंट का मतलब ये गुण भगवान के रूप में हमारे अंदर मौजूद दिखते हैं। कविता की लाइनें याद कीजिए। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस बटा एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट बटा रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। मूल वाक्य 3, consequently, when the virtues of mercy, pity, peace and love live in us, it is God himself who lives in us as he is the very essence and source of all the 4 qualities. सरल में, अगर ये गुण हमारे भीतर रहना शुरू कर दे, तो कविता कहती है कि सच में भगवान भी हमारे अंदर रह रहे हैं, क्योंकि भगवान ही इन गुणों का स्रोत है। यानी वर्च्यूज ह्यूमन में आए गॉड का वास। मूल वाक्य 4, Again, the 4 virtues are also an embodiment of man as they can be seen as representing the different features like the heart, face, body and clothes pertaining to the human form. सरल में, ब्लेक ने हर गुण को इंसानी शरीर के किसी हिस्से से जोड़कर दिखाया है। मर्सी हार्ट, पिटी फेस, लव ह्यूमन फॉर्म, पीस ड्रेस। कविता कहती है, For mercy has a human heart, बटा पिटी a human face, बटा and love, the human form divine, बटा and peace, the human dress। यहाँ मेटाफोर, उपमा रूपक है, गुणों को शरीर के अंगों से जोड़ा गया है ताकि समझना आसान हो। मूल वाक्य 5, As a result, we direct our prayers not only to God but to the human form divine which all men of all clime and region must necessarily love regardless of their faith or religious belief। सरल में, नतीजा यह है कि जब हम इन गुणों को पूजते हैं, तो हम भगवान को भी पूज रहे होते हैं और साथ ही ह्यूमन फॉर्म डिवाइन यानी इंसान में दिखने वाले ईश्वरीय रूप को भी। इसे सभी को प्यार करना चाहिए। इन हीदन, टर्क और जू, where mercy, love and pity dwell बटा their God is dwelling too, यानी किसी भी धर्म या इलाके का चेहरा हो, जहाँ दया और प्रेम है, वहाँ भगवान है। अब एक छोटा कंसेप्ट मैप बताता हूँ। इमेज बनाइए कागज पर, बीच में लिखिए द डिवाइन इमेज, केंद्र, 4 शाखाएं निकले, मर्सी, पिटी, लव, पीस। हर शाखा के नीचे लिखिए मर्सी ह्यूमन हार्ट, पिटी ह्यूमन फेस, लव ह्यूमन फॉर्म, डिवाइन, पीस ह्यूमन ड्रेस। फिर इन चारों से ऊपर एक तीर गॉड, डिवाइन की तरफ और नीचे एक तीर मैन की तरफ, मतलब हर गुण दोनों का रूप है। एक अलग शाखा लिखिए प्रेड इन डिस्ट्रेस, दुख में प्रार्थना, और दूसरी यूनिवर्सैलिटी इन हीदन, टर्क और जू, सभी धर्मों के लिए। एक छोटा सोचने का सवाल, बताइए किस गुण को कवि ने ह्यूमन फेस कहा? थोड़ी देर सोचिए, शॉर्ट पॉज, जवाब पिटी। याद रखिए, यह एग्जाम फ्रेंडली और खाका डायग्राम है, लिख कर याद कर लीजिए। लॉन्ग पॉज, अंत में एक लाइन में सार, ब्लेक कहता है कि मर्सी, पिटी, पीस और लव न सिर्फ ईश्वर के गुण हैं, बल्कि इंसान के भीतर भी वे रूप धारण करते हैं, और जहाँ ये रहते हैं, वहाँ भगवान का वास है। यह सत्य हर जाति और धर्म पर लागू होता है।
चलो बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन आए। एक या दो शब्दों के उत्तर अब आसान और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं हर सवाल पढ़ूंगा, तुम 5 सेकंड सोचोगे, फिर मैं छोटा सा सही उत्तर दिखाऊंगा और बताऊंगा क्यों वही सही है। याद रखना, एक या दो शब्द में भी हमें कीवर्ड रखना होता है, वही जो कविता में सीधा मिलता है। समझ गए? शुरू करते हैं। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 1। When do people pray to mercy, pity, peace and love? जब लोग मर्सी, पिटी, पीस और लव को प्रार्थना करते हैं, अब तुम सोचो, केवल 5 सेकंड। शॉर्ट पॉज। उत्तर, इन देयर डिस्ट्रेस सफाई। कविता में साफ लिखा है ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। यही लाइन बताती है कि लोग कब प्रार्थना करते हैं। यहाँ मुख्य शब्द है डिस्ट्रेस, दर्द, कष्ट। एग्जाम में लिखो इन डिस्ट्रेस या इन देयर डिस्ट्रेस। छोटा भी हो, सही भी हो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि कीवर्ड डिस्ट्रेस मौजूद है। इंग्लिश वर्ड डिस्ट्रेस मिजरी, सॉरो। हिंदी में यह होता है कष्ट या पीड़ा। शॉर्ट पॉज। गलत तरीका, दे प्रे व्हेन दे आर सैड एंड सफरिंग। लंबा वाक्य और एक्स्ट्रा वर्ड्स। सही तरीका, इन डिस्ट्रेस, कंसाइज और डायरेक्ट। मीडियम पॉज। प्रश्न 2। What do people return to the virtues of delight? लोग virtues of delight को क्या लौटाते हैं? अब सोचो। शॉर्ट पॉज। उत्तर, thankfulness सफाई। कविता की लाइन है and to these virtues of delight बटा return their thankfulness। यहाँ return के ऑब्जेक्ट के रूप में जो आता है वह है their thankfulness। इसलिए एक शब्द thankfulness बिल्कुल सही है। हिंदी में thankfulness कृतज्ञता। एग्जाम में लिखो सिर्फ thankfulness या their thankfulness, दोनों ठीक हैं, पर एक शब्द में देना बेहतर है। याद रखो, प्रश्न ने पूछा क्या लौटाते हैं, इसलिए नाउन चाहिए। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 3। Who is God for us? हमारे लिए गॉड कौन है? सोचो, 5 सेकंड। शॉर्ट पॉज। उत्तर, आवर फादर सफाई। कविता में है फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज गॉड, आवर फादर डियर। यही सीधे बताता है कि कवि के अनुसार गॉड हमारे लिए आवर फादर है। यहाँ डियर केवल डिस्क्रिप्शन है कि आंसर आवर फादर। एग्जाम फ्रेंडली लिखो आवर फादर, कंसाइज और ठीक। हिंदी में मतलब हमारा पिता या परमपिता। मीडियम पॉज। एक छोटा नोट, कभी कभी बच्चे लिख देते हैं गॉड इज मर्सीफुल। वह सही बात है, पर प्रश्न खास मांग रहा है हु इज गॉड फॉर अस, इसलिए जवाब में पर्सन रोल देना चाहिए, आवर फादर। ध्यान रहे। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 4। Which of the virtues has a human face? किस गुण का मानव चेहरा है? सोचो अब। शॉर्ट पॉज। उत्तर, पिटी सफाई। कविता की पंक्ति है For mercy has a human heart, बटा पिटी a human face। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि पिटी का ह्यूमन फेस है, इसलिए सबसे छोटा और सटीक उत्तर सिर्फ पिटी होगा। हिंदी में पिटी सहानुभूति, करुणा। एग्जाम में लिखो केवल पिटी, एक शब्द का उत्तर ठीक है। शॉर्ट पॉज। गलत रूप से लिखना पिटी हैज अ ह्यूमन लाइक फेस, लंबा, इसमें भी कोड वही वर्ड पिटी है। एग्जामिनर्स को की दिखाना चाहिए अधिक शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, पर इंस्ट्रक्टेड 1 और 2 वर्ड्स का पालन करना अच्छा अंक दिलाता है। मीडियम पॉज। प्रश्न 5। Who is seen as God's child and care? किसे गॉड का चाइल्ड और केयर माना गया है? अब सोच के बताओ। शॉर्ट पॉज। उत्तर, मैन सफाई। कविता की पंक्ति है एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। यहाँ स्पष्ट है कि जो वर्च्यूज हैं वे मैन हैं और उन्हें हिज चाइल्ड एंड केयर यानी गॉड का बच्चा व देखभाल माना गया है, इसलिए एक शब्द मैन सही उत्तर है। हिंदी मनुष्य। एग्जाम में लिखो मैन, कंसाइज और पोएम वर्ड मैच्ड। शॉर्ट पॉज। अच्छी आदतें, एग्जाम फ्रेंडली टिप्स। हमेशा वही वर्ड चुनो जो कविता में है। एग्जाम्पल, डिस्ट्रेस, थैंकफुलनेस, आवर फादर, पिटी, मैन।
अगर पॉसिबल हो तो नाउन ही दो, क्योंकि 1 2 वर्ड क्वेश्चन यूजुअली नाउन मांगता है। प्रोनाउन से बचो जब तक क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली मांगे। जैसे हु इज गॉड फॉर अस? लिखो आवर फादर, न कि ही इज आवर फादर। जोड़ना अननेसेसरी एडजेक्टिव्स जैसे वेरी या रियली, केवल की वर्ड से काम चलाओ। अभी एक छोटा अभ्यास, अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट डू पीपल रिटर्न टू दीज वर्च्यूज? एक आंसर थैंकफुलनेस। यह कैसे याद रखोगे? कविता की लाइन याद करो, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, उसी शब्द को एग्जैक्टली कॉपी कर लो। यह मेथड हर जगह काम करेगा। शॉर्ट पॉज। ठीक है बच्चों, हमने 5 सवालों को 1 या 2 शब्दों में सॉल्व किया, सोचा और रीजंस देखे क्यों वही शब्द होना चाहिए। अगले भाग में हम कॉम्प्रिहेंशन टू फ्यू वर्ड्स वाले कर, जहां थोड़ा विस्तार चाहिए होगा। अब 5 मिनट खुद से दोहराओ, हर जवाब की लाइन कविता में ढूंढकर अंडरलाइन करो। लॉन्ग पॉज। ठीक है बच्चों, आज हम कॉम्प्रिहेंशन टू के 5 सवाल अ फ्यू वर्ड्स में हल करेंगे, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल, साफ और छोटा। हर सवाल से पहले मैं आपसे याद करने को कहूँगा, सोचिए, फिर मैं जवाब दूंगा और बताऊंगा कि किस लाइन से लिया गया है और किन गलतियों से बचना है। तैयार? शुरू करते हैं। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 1, व्हाट डू पीपल डू इन डिस्ट्रेस? अब आप 2-3 सेकंड सोचिए, याद करो कविता की पहली पंक्ति कौन सी थी। शॉर्ट पॉज। जवाब, फ्यू वर्ड्स प्रे। क्यों? कविता कहती है ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, यानी दुख में लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब है मिजरी, सॉरो, दुख या संकट। आइडियल रिस्पॉन्स एग्जाम में दे प्रे या प्रे, बस यही लिखो। सावधानी, मत लिखो क्राई, सफर या आस्क फॉर हेल्प, ये सही नहीं है, क्योंकि लाइन स्पष्ट रूप से कहती है प्रे। अगर आप लिखना चाहो तो दे प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, यह भी ठीक है, पर लंबा मत करो। मीडियम पॉज। प्रश्न 2, व्हाट डज द टर्म वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रेफर टू? थोड़ा सोचो, कविता में कौन कौन सी गुणों का नाम आया था जिन्हें डिलाइट कहा गया है। शॉर्ट पॉज। जवाब, फ्यू वर्ड्स मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। क्यों? कविता में लिखा है एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट बटा रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, यानी जिन गुणों के लिए लोग धन्यवाद लौटाते हैं वे हैं मर्सी, पिटी, पीस, लव। एक्सप्लेनेशन। यहाँ वर्च्यूज गुण, मोरल क्वालिटीज। वर्च्यूज ऑफ डिलाइट का मतलब वे गुण जिनसे सुख, आश्चर्य या खुशी मिलती है। आइडियल रिस्पॉन्स मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। बस नाम लिखो। सावधानी, मत लिखो सिर्फ गुड क्वालिटीज या हैप्पीनेस। सवाल पूछ रहा है किसको रेफर किया जा रहा है, इसलिए चारों के नाम जरूरी हैं। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 3, नेम द डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। अब ध्यान से सोचो कि हर वर्च्यू को किस मानव अंग रूप से जोड़ा गया है। कविता की सटीक लाइन याद करो। मीडियम पॉज। जवाब, फ्यू वर्ड्स बटा शॉर्ट लिस्ट मर्सी, ह्यूमन हार्ट, पिटी, ह्यूमन फेस, लव, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, पीस, ह्यूमन ड्रेस। क्यों? इसी के बिल्कुल शब्द हैं। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, बटा पिटी अ ह्यूमन फेस, बटा एंड लव, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, बटा एंड पीस, द ह्यूमन ड्रेस। मतलब हर गुण को मानव से जोड़ा गया है। मर्सी हार्ट, पिटी फेस, लव एंटायर डिवाइन ह्यूमन फॉर्म, पीस ड्रेस, वेशभूषा। आइडियल रिस्पॉन्स एग्जाम मर्सी, ह्यूमन हार्ट, पिटी, ह्यूमन फेस, लव, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, पीस, ह्यूमन ड्रेस। यह फॉर्मेट बहुत साफ और मार्क्स फ्रेंडली है। सावधानी, क्रम बदलकर मत लिखना की मर्सी फेस आदि कविता ने स्पेसिफिक मैपिंग दी है, वही लिखो। और ह्यूमन फॉर्म डिवाइन को डिवाइन फॉर्म समझकर बदलना नहीं, यही शब्द लिखो या हिंदी में एक दिव्य मानवीय रूप कहो, पर अर्थ बिगड़ने न देना। शॉर्ट पॉज। प्रश्न 4,
What kind of man prays to the human form divine? अब मैं आपसे सच में सोचने को कहूँगा, किस तरह के आदमी की बात हो रही है। Long pause, जवाब, few words every man, of every clime. क्यों? लाइन कहती है, then every man, of every clime, that prays in his distress, prays to the human form divine. यानी हर तरह का आदमी, हर क्षेत्र से, जब वह दुख में प्रार्थना करता है तो वह मानवरूप दिव्य को याद करता है। एक्सप्लेनेशन, क्लाइम रीजन, देश या इलाके, मतलब ज्योग्राफिकल सीमाएं मायने नहीं रखती। कविता यूनिवर्सल बना रही है। आइडियल रिस्पॉन्स, एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम या एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम। सावधानी, मत लिखो ओनली क्रिश्चियंस या ओनली बिलीवर्स या ओनली रिलीजियस पीपल। कविता क्लियर कहती है हर आदमी, हर जगह से। छोटे शब्दों में लिखो एवरी पर्सन भी चलता है, पर ओरिजिनल फ्रेजिंग से स्कोर अच्छा मिलता है। शॉर्ट पॉज, प्रश्न 5, वेयर डज गॉड ड्वेल? अब सोचिए, कविता ने गॉड की उपस्थिति कहाँ बताई है? किस लाइन से पता चलता है? शॉर्ट पॉज, जवाब, few words where mercy, love and pity dwell. क्यों? अंतिम स्टैंजा में कहा है where mercy, love and pity dwell, बटा their God is dwelling too. मतलब जहाँ ये गुण रहते हैं वहीं भगवान भी रहते हैं। आइडियल रिस्पॉन्स, where mercy, love and pity dwell, या छोटे में in those where mercy, love and pity dwell। सावधानी, मत लिखो in heaven या in temples। कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गॉड की उपस्थिति उन मनुष्यों दिलों में है जहां ये वर्च्यूज मौजूद हैं। अंत में एक छोटी टिप, एग्जाम में जब पूछा जाए इन अ फ्यू वर्ड्स तो बिल्कुल कंसाइज रहो, उसी भाषा में एक 5 शब्दों के बीच जवाब दो। अगर वे कहते इन अ सेंटेंस तो एक छोटी सी लाइन से काम चलाओ। हमेशा कविता की उसी लाइन का आधार लो जो उत्तर देता है, और शब्दों को बदलते समय अर्थ न बदलो। शॉर्ट पॉज, अब सब मिलकर एक बार बोलकर याद करें। प्रे, मर्सी, पिटी, पीस, लव, मर्सी हार्ट, पिटी फेस, लव ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, पीस ड्रेस, एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड ड्वेल्स। ठीक है, अच्छे काम किया। मीडियम पॉज। ठीक है बच्चों, आज हम कॉम्प्रिहेंशन 3 छोटे छोटे प्रश्न मिलकर हल करेंगे। मैं साफ साफ एग्जाम फ्रेंडली भाषा में बताऊंगा और एक छोटा सा लिखने का मॉडल भी दिखाऊंगा जिसे आप सीधे लिख सकते हैं। तैयार? शॉर्ट पॉज। पहला सवाल, व्हाट ह्यूमन फॉर्म मस्ट ऑल मैन लव? सबसे छोटे जवाब में आप लिखेंगे द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। पाठ में यही कहा गया है एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और आगे लाइन में स्पष्ट किया गया है कि यह है लव, मर्सी, पिटी, पीस। यानी कविता का कहना है कि हर मनुष्य को उस मानव रूप दिव्य से प्रेम करना चाहिए जिसमें प्रेम, दया, करुणा और शांति निवास करती है। एग्जाम फ्रेंडली वाक्य, ऑल मेन मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, मीनिंग द डिवाइन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। शॉर्ट पॉज। दूसरा सवाल, हाउ डू द क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव एम्बॉडी बोथ गॉड एंड मैन? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बातें एक साथ बताई जा रही हैं। एक तो ये गुण गॉड से जुड़े हैं और दूसरे ये मैन का रूप भी है। पाठ की 2 लाइनें इसको स्पष्ट कर देती हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज गॉड आवर फादर डियर, और एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। इसका सरल मतलब, ब्लेक कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज उन गुणों को हम देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर की प्रकृति है, यानी गॉड का स्रोत वही है। साथ ही वही गुण मानवता में भी दिखते हैं। मर्सी का ह्यूमन हार्ट, पिटी का ह्यूमन फेस, लव को द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन और पीस को द ह्यूमन ड्रेस कहा गया है। यानी ये गुण दोनों के ही एम्बॉडीमेंट हैं, यानी गॉड और मैन दोनों का रूप। हिंदी में आप लिख सकते हैं, ये चारों गुण ईश्वर के होने का संकेत भी हैं और मानव के भीतर का भी रूप,
They embody both God and man. Medium pause. तीसरा सवाल, What is the significance of the expression in heathen, Turk और Jew? यहाँ कवि की बात है सार्वत्रिकता, यूनिवर्सैलिटी। 3 शब्द heathen, Turk, Jew पाठ के अर्थखंड में बताए गए हैं। heathen जो मुख्य धर्मों में नहीं आते, टर्क मुस्लिम, विशेषतः तुर्की के इस्लामिक संदर्भ में, जू यहूदी। ब्लेक जानबूझकर इन तीनों का उदाहरण देता है ताकि दिखा सके कि धर्म, जाति या समाज चाहे कुछ भी हो, जहाँ मर्सी, लव और पिटी हो वहाँ ईश्वर भी वास करते हैं। यानी प्रेम और करुणा के आधार पर सभी इंसान एक समान हैं। कवि कहते हैं, Where mercy, love and pity dwell but their God is dwelling too। इसलिए इस अभिव्यक्ति का सिग्निफिकेंस यह है कि धार्मिक पहचान मायने नहीं रखती, मानवीय गुणों में ईश्वर का निवास है। एग्जाम स्टाइल लाइन, द फ्रेज इन heathen, Turk और Jew stresses that the divine human qualities are universal and not limited by religion or race। अब एक छोटा सोचने का समय, आप खुद सोचिए, यदि कोई परीक्षा में तीसरे प्रश्न में सिग्निफिकेंस पूछे तो आप क्या 2 मुख्य बिंदु लिखेंगे? शॉर्ट पॉज, ठीक है, उत्तर में लिखिए 1. It shows universality of divine qualities। 2. It rejects religious discrimination because where mercy and love are, God is present। अभी मैं आपको एक साफ सुथरा 3-5 वाक्यों का मॉडल जवाब दिखाऊंगा जिसे सीधे परीक्षा में लिख दिया जा सकता है। ध्यान रहे, हमेशा 1 या 2 लाइनें टेक्स्ट से क्वोट जरूर लगाइए ताकि आपका उत्तर टेक्सटुअल एविडेंस दिखा सके। मॉडल उत्तर 4 वाक्य All must love the human form divine which represents the qualities of mercy, pity, peace and love। Blake writes, For mercy, pity, peace and love is God, our Father dear, and also says, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care, showing that these virtues embody both God and man। He adds in heathen, Turk or Jew to emphasize that these divine human qualities are universal and transcend religious labels। Thus, wherever mercy and love dwell, their God is dwelling too। देखा, यह उदाहरण छोटा, फोकस्ड और एविडेंस बेस्ड है। परीक्षा में इससे आप 3 से 4 संकेत देने के बाद एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दे देते हैं। यह बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर्स को। मीडियम पॉज, अंत में कुछ एग्जाम टिप्स। हर उत्तर में एक छोटा टेक्सटुअल क्वोट जरूर दें, यह आपका एविडेंस है। एम्बॉडी का मतलब समझाइए, हिंदी में लिखिए अभिव्यक्ति रूप या एग्जिस्ट इन फॉर्म ताकि शब्द साफ लगे। तीसरे प्रश्न में रिलीजियस टर्म्स के अर्थ, हीदन, टर्क, जू यदि पूछा जाए तो टेक्स्ट में दिए गए अर्थ ही लिखिए, बस एक शब्द की व्याख्या और फिर उसमें क्या संदेश है वो जोड़ दीजिए। चलो अब आप खुद से एक लाइन में लिखकर बताइए, हाउ मर्सी एम्बॉडीज मैन एंड गॉड, बस 1-2 वाक्य में। तैयार होते ही पढ़िए। लॉन्ग पॉज। नमस्ते बच्चों, आज हम 2 डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1. पोम का सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार, और 2. कैसे ये पोम बिब्लिकल एडेज गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज को दर्शाती है। मैं आपको सिर्फ आंसर्स नहीं दूं, बल्कि एक आंसर स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन, एविडेंस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ताकि आप रोट लर्निंग की जगह समझकर लिख सके। शॉर्ट पॉज, पहले थोड़ा सा वार्म अप। सोचो, जब कोई दुखी होता है, हम किस चीज से आस लगाते हैं? थोड़ा सोचो। मीडियम पॉज, द पोएम स्टार्ट्स विथ टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, यानी जब लोग मुसीबत में होते हैं, वो इन क्वालिटीज को याद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1. सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे, पहले समझते हैं। सेंट्रल आइडिया या मुख्य विचार का मतलब होता है पोएम की सबसे बड़ी बात जो पोइट कहना चाहते हैं। एग्जाम में शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर, एग्जाम फ्रेंडली इंट्रोडक्शन, 1 to 2 लाइन्स पोएम क्या कह रही है, एक सीधा स्टेटमेंट। एविडेंस, 1 to 2 साइटेशंस पोएम के 1 to 2 लाइन्स जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करे। इंटरप्रिटेशन,
टू 4 लाइंस का मतलब क्या वो आपके सेंट्रल आइडिया को दिखाती है? कंक्लूजन 1 लाइन समरी, एक बार फिर से सीधा सा पॉइंट। मॉडल आंसर, सेंट्रल आइडिया, सिंपल हिंग्लिश इंट्रोडक्शन। विलियम ब्लेक की पोएम द डिवाइन इमेज का सेंट्रल आइडिया ये है कि मर्सी, पिटी, पीस और लव दोनों डिवाइन, भगवान से जुड़ी, और ह्यूमन, इंसानी क्वालिटीज है, और जब ये गुण इंसान के अंदर होते हैं तो वो ही भगवान की उपस्थिति होती है। एविडेंस, पोएम के 2 लाइन्स साइट करो। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, और एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। इंटरप्रिटेशन, इन पहली लाइन पोएट कह रहा है कि ये गुण भगवान की उपस्थिति है, यानी गॉड का रूप। दूसरी लाइन में ब्लेक कहता है वही गुण इंसान भी है, मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। ये 2 लाइन्स सीधे दिखाती है कि पोएट ने वर्च्यूज को दोनों रूपों में देखा है। FIR आगे, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस। ये लाइन्स बताती है कि हर गुण का एक इंसानी पहलू है, मर्सी का दिल, पिटी का चेहरा, लव का द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और पीस का द ह्यूमन ड्रेस। इस तरह पोएट लॉजिकली दिखता है कि डिवाइन और ह्यूमन एक दूसरे में मिल जाते हैं। कंक्लूजन, इसलिए सेंट्रल आइडिया ये है कि जब इंसान के अंदर मर्सी, पिटी, पीस और लव होते हैं तो भगवान ही इंसान में वास करता है, और इस तरह इंसान को भी पूजा का पत्र समझा जा सकता है। थोड़ा और गाइडेंस, एग्जाम में इंट्रोडक्शन सिंपल रखो। एविडेंस हमेशा लाइंस या पैराफ्रेज मेंशन करो। इंटरप्रिटेशन में बताना जरूरी है कि वो लाइंस कैसे सेंट्रल आइडिया प्रूव करते हैं। शॉर्ट पॉज 2. अब क्वेश्चन 2. हाउ डज द पोएम इलस्ट्रेट द बिब्लिकल एडेज गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज? यहाँ बिब्लिकल एडेज का मतलब एक पुराना क्रिश्चियन कहावत सूत्र है जो कहता है कि भगवान ने इंसान को अपनी प्रतिमा में बनाया। ब्लेक कैसे इस सोच को इलस्ट्रेट करता है? फिर से स्ट्रक्चर यूज करेंगे। Structure, introduction, state the adage and that poem supports it, evidence, quote lines, interpretation, link poem के lines और adage, explain reasoning. Conclusion, clear linking sentence, model answer, biblical adage connection, simple Hinglish introduction. The biblical adage God created man in his own image का अर्थ है कि इंसान में भगवान के गुण है। विलियम ब्लेक की पोएम इस एडेज को इस तरह दर्शाती है कि वो वर्च्यूज, मर्सी, पिटी, पीस, लव को एक साथ डिवाइन और ह्यूमन मानती है। एविडेंस, क्वोट लाइंस, एंड लव, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस, द ह्यूमन ड्रेस, और आखिर की लाइंस, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन, टर्क और जू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। इंटरप्रिटेशन, यहाँ ब्लेक क्लियरली कह रहा है कि लव का ह्यूमन फॉर्म हाई डिवाइन है, मतलब जो इंसानी रूप हमें दिखता है उसी में भगवान भी है। जब पोएम कहती है वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, तो पोएट डायरेक्टली लिंक बना रहा है, जहाँ ये गुण है वहाँ भगवान भी है। इसे एडेज का मतलब सपोर्ट होता है, भगवान ने अपने गुण इंसानों में रखे हैं, इसलिए इंसान भगवान के रूप का प्रकाश है। ब्लेक इसको यूनिवर्सल बनाता है, इन हीदन, टर्क और जू, मतलब हर धर्म, हर लोग, सब में ये सच है। कंक्लूजन, इस प्रकार ब्लेक की पोएम बिब्लिकल एडेज को रिपीट नहीं करती बल्कि विजुअलाइज करती है। डिवाइन क्वालिटीज का इंसानी रूप ही भगवान की इमेज है, इसलिए गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज का अर्थ यही हो जाता है कि भगवान की प्रतिबिंब इंसान की भावनाओं और गुणों में है। एक छोटा एग्जाम टिप, जब आप बिब्लिकल एडेज जैसा फ्रेज यूज करो तो उसका अर्थ एक लाइन में लिख दो, फिर एविडेंस दो और फिर एक्सप्लेन करो कैसे पोएम से वो एडेज सपोर्टेड है। ये लॉजिकल फ्लो टीचर और एग्जामिनर को पसंद आता है। अब एक छोटा एक्सरसाइज, सोचो और 2 लाइंस लिखो, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, दोनों सिंपल हिंदी में, जिसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो। शॉर्ट पॉज, आज की समरी, हमेशा इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट दो, एविडेंस से पोएम के वर्ड्स साइट करो, इंटरप्रिटेशन में बताएं कैसे वो एविडेंस आपका पॉइंट प्रूव करता है।
और कंक्लूजन में एक क्रिस्प क्लोजिंग लाइन डू। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो डिटेल्ड आंसर्स क्लियर, लॉजिकल और एग्जाम फ्रेंडली लगेंगे। अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग पॉज। ठीक है बच्चों, आज का हमारा फाइनल रिवीजन सेगमेंट शुरू करते हैं। आराम से बैठो, ध्यान लगाओ। हम सिर्फ याद से जल्दी जल्दी हर जरूरी चीज को दोहराएंगे। टाइटल, पोएट, 4 वर्च्यूज, उनका बॉडी मैपिंग, पोम की यूनिवर्सैलिटी, इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी और आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। फिर मैं तुम्हें 8 शॉर्ट क्विज क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम सोचो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। शॉर्ट पॉज। पहला, टाइटल और पोएट। टाइटल, द डिवाइन इमेज। पोएट, विलियम ब्लेक। थोड़ा ध्यान से बोलो। विलियम ब्लेक, लंदन में जन्म 28 नवंबर 1757 और उनका देहांत 12 अगस्त 1827। बच्चों, ब्लेक सेल्फ टॉट रहे, एंग्रेवर की अप्रेंटिसशिप ली और अपनी पत्नी कैथरीन बाउचर के साथ काम किया। ये वही फैक्ट्स हैं जो बुक में हैं। शॉर्ट पॉज। अब 4 वर्च्यूज, जिन्हें पोम में वर्च्यूज ऑफ डिलाइट कहा गया है, मर्सी, पिटी, पीस और लव। हम इन्हें बार बार सुनेंगे क्योंकि यही पोम का केंद्र है। एक एक बार हमें याद कर लेना, मर्सी, पिटी, पीस, लव। शॉर्ट पॉज। एक छोटा सा क्वोट याद करो, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। देखो, ये पहली लाइन हमें बताती है कि दुख में लोग इन्हीं गुणों की ओर प्रार्थना करते हैं। और एक और लाइन, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव बटा इज गॉड, आवर फादर डियर, यानी ब्लेक कहता है कि ये क्वालिटीज ही गॉड का रूप है। शॉर्ट पॉज। अब बॉडी मैपिंग, यानी हर वर्च्यू किस ह्यूमन हिस्सा से जुड़ी है। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, मर्सी ह्यूमन हार्ट। पिटी अ ह्यूमन फेस, पिटी ह्यूमन फेस। एंड लव, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव ह्यूमन फॉर्म, पूरे तन। और एंड पीस, द ह्यूमन ड्रेस। पीस ह्यूमन ड्रेस, यानी बाह्य शांति का रूप। यह मैपिंग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए याद रखो, हार्ट, फेस, फॉर्म, ड्रेस, मर्सी, पिटी, लव, पीस, वही क्रम। शॉर्ट पॉज। यूनिवर्सैलिटी। पोम का बड़ा पॉइंट यह है कि ये गुण सारी मानवता के लिए हैं, किसी धर्म या देश के बंधन में नहीं। Then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace, और अंत में, and all must love the human form in heathen, Turk और Jew, where mercy, love and pity dwell their God is dwelling too। मतलब ब्लेक बताना चाहते हैं कि चाहे कोई हीदन हो, टर्क हो, जू हो, जहाँ ये गुण है, वहाँ ईश्वर भी है। यही पोएम की यूनिवर्सल मैसेज है। मीडियम पॉज। इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी, सीधे और एग्जाम फ्रेंडली मीनिंग्स बुक की लिस्ट से मर्सी, फॉरगिवनेस, लीनियंसी, हिंदी दया, क्षमा। पिटी, कंपैशन, सिंपैथी, हिंदी दया भाव, करुणा। डिस्ट्रेस, मिजरी, सोरो, हिंदी कष्ट, पीड़ा। डिवाइन, कनेक्टेड विद गॉड और अ गॉड, हिंदी दैवी, ईश्वर संबंधी। हीदन, पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू मेन रिलीजन्स, हिंदी वे लोग जो मुख्य धर्मों में नहीं आते। टर्क, अ मुस्लिम, बुक की परिभाषा, हिंदी तुर्क, यहाँ मुस्लिम का उल्लेख। जू, पीपल हुज ट्रेडिशनल रिलीजन इज जुडाइज्म, हिंदी यहूदी। ड्वेल, लिव, रीसाइड, हिंदी वास करना, निवास करना। जब वोकैब्युलरी प्रश्न आए तो शॉर्ट आंसर्स में ये एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करो। शॉर्ट पॉज। अब आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी एकदम एग्जाम फ्रेंडली। 1. 1 वर्ड आंसर्स, सेक्शन आई स्टाइल, सीधे सीधे शब्द दो जो शब्द बुक ने दिया है। एग्जाम्पल, विच वर्च्यू हैज अ ह्यूमन फेस? आंसर, पिटी। छोटे से छोटा लिखो, पंक्चुएशन ठीक रखो। 2. फ्यू वर्ड्स आंसर्स, सेक्शन टू 2-3 शब्दों में जो पूछा है वही बताओ। एग्जाम्पल, व्हाट डू पीपल डू इन डिस्ट्रेस? प्रे टू मर्सी, पिटी,
पीस एंड लव। अगर अलाउड हो तो प्रे ही लिख दो। 3. ब्रीफ आंसर्स। सेक्शन 340-60 वर्ड्स में सेंट्रल आइडिया या मैपिंग बताओ। सेंटेंस में पोएम की लाइंस रेफर कर सकते हो, पर लंबा ऐसे नहीं। 4. डिटेल्ड आंसर्स। सेक्शन 4 यहाँ 100-150 वर्ड्स में पॉइंट्स पर फोकस करो। सेंट्रल आइडिया, एविडेंस, क्वोटेड लाइंस और सिग्निफिकेंस, यूनिवर्सैलिटी। हमेशा एक शॉर्ट ओपनिंग लाइन, 2-3 सपोर्टिंग पॉइंट्स और एक कंक्लूडिंग लाइन रखो। ध्यान, पोएम के शब्दों को वर्बैटिम क्वोट करोगे तो क्वोट मार्क्स लगाओ और सोर्स याद दिलाओ। अब सोचना, बिफोर आई रिवील, तुम 5 सेकंड सोचो। Why does Blake call these virtues both God and man? Short pause, सोचो। Medium pause, उत्तर, because the poem treats mercy, pity, peace and love as the very essence of God, is God, our Father dear, and at the same time as features of man, heart, face, form, dress. यानी दोनों में उनका embodiment है। समझे? Short pause, अब क्विक क्विज। मैं प्रश्न पूछूंगा, तुम सोचो, मैं आंसर दूंगा। 1. Question 1. Title of the poem? Short pause. Answer: The Divine Image. 2. Q2. Poet? Short pause. Answer: William Blake. 3. Q3. Name the 4 virtues. Short pause. Answer: Mercy, pity, peace, love. 4. Q4. Which virtue has a human heart? Short pause. Answer: mercy. 5. Q5. Which virtue is described as the human dress? Short pause. Answer: peace. 6. Q6. Complete the line start to mercy, pity, peace, and love. Short pause. Answer: all pray in their distress. 7. Q7. Which line tells us these virtues are God? Short pause. Answer: for mercy, pity, peace, and love is God, our Father dear. 8. Q8. In the poem, where does God dwell? Short pause. Answer: where mercy, love, and pity dwell. बहुत बढ़िया, तुमने ध्यान दिया। Short pause. अंत में एक छोटा रिविजन प्लान, एग्जाम फ्रेंडली, 2 हफ्तों का, रोज 15 मिनट। पोएम की 4 सेंट्रल लाइंस अलाउड पढ़ो, क्वोट लाइंस। रोज 10 मिनट, वोकेब्युलरी याद करो और एक एग्जाम्पल सेंटेंस बनाओ। हर दूसरे दिन एक सेक्शन 2 या 3 का प्रश्न लिख के दोहराओ। आखिरी 3 दिन एक फुल लेंथ डिटेल्ड आंसर प्रैक्टिस करो और किसी से चेक कराओ। स्मॉल टाइम्ड मॉक्स जरूरी है और एक छोटा ओरिजिनल चैप्टर BGM क्यू, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो म्यूजिक से मूड बन जाए। सॉफ्ट तानपुरा ड्रोन, लो लाइट बांसुरी, फ्लूट, मेलोडी ऑन टॉप, जेंटल ब्रश तबला ऑन 65 BPM, वार्म रिवर्ब, 30 सेकंड लूप, काम, अनऑप्रेसिव। इसे प्रैक्टिस बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करो। नॉन कॉपीराइटेड ओरिजिनल सजेशन है। शॉर्ट पॉज। ठीक है बच्चों, तुम अच्छे से रिवाइज करो, कल हम शॉर्ट टेस्ट लेंगे। आत्मविश्वास रखो, छोटा छोटा रोज काम बड़ा फर्क लाता है। ऑल द बेस्ट। लॉन्ग पॉज।